प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं जैसा राहुल गांधी कहते हैं हर बार। या तो मोदी भगवान है, कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, या फिर कभी कोई कहता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो घुस के ठोका पाकिस्तान और चीन की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ गलत आंखों से देख ले, जहां जाए वैसा भेष हो जाए। ये आपकी सोच नहीं हो सकती जो कांग्रेस पार्टी की आज सोच है। दक्षिण भारत में कह देते हैं कि उत्तर भारतीय जो है सतही राजनीति करते हैं, इनमें परिपक्वता नहीं होती। ये उत्तर वर्सेस दक्षिण क्यों करा राहुल जी ने केरल में जाकर? उत्तर वर्सेस दक्षिण नहीं है, वहां जाकर उन्होंने कोई चीज वहां के लोगों में देखी, उसको उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा होता है। देखिए ऐसा है, क्या आपको लगता है ये ऑडियंस सही है? हमारे साथ आए तो बुरे हो गए, इनके साथ थे तो वो बहुत अच्छे। अगर तलाक सही है तो रखिए, सही नहीं है तो मत रखिए, लेकिन वो तो अलग बात है ना। लेकिन ये सिर्फ झंडा दिखा के कि हमने तलाक खत्म कर दी है, उससे काम नहीं चलेगा। इस पर संजीदगी के साथ हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत हो, ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत ना हो। पर भारत के संविधान में तलाक है। अरे तलाक है, लेकिन आप प्लीज पता कर लीजिए, 20-20 साल तक तलाक नहीं मिलती है। देश की राजनीति जिस करवट में जा रही है उस पर बातचीत और बहुत ही स्पष्ट बातचीत करना बेहद बेहद आवश्यक है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दोनों ही पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं सलमान खुर्शीद साहब भी और गौरव भाटिया जी भी। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खुर्शीद साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। तो आप दोनों का स्वागत है इस सत्र में। सबसे पहले गौरव भाटिया, आरोप आप पर है और आरोप यह है कि आप लोग सांप्रदायिक राजनीति की जननी है, यानी इस देश में ध्रुवीकरण सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में खड़ी करी, 2014 आते आते मुखर कर दी और 2019 में तो विदाउट एनी डाउट आपने इस पर पूरा चुनाव लड़ डाला। सबसे पहले तो अमीर जी मैं आपको बताऊं कि जब मैं विभिन्न प्रांतों में जाता हूं तो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी तो भारतीय की है, लेकिन हर कोई कहता है इस प्रदेश की जय हो। आज मैं उस भूमि में हूं जो उत्तर प्रदेश कहलाता है और जो उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो जय उत्तर प्रदेश की सबसे पहले। और ये वो लखनऊ है जिसने मनोज पांडे जी जैसे, और मैं लखनऊ का ही निवासी रहा हूं, पढ़ा यही हूं, बड़ा यही हुआ हूं, तो अपनी नफासत के लिए जाना जाता है, अपनी भाषा के लिए जाना जाता है और अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। आपने जो मुझसे प्रश्न किया, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको यह कहते हुए सुना लाल किले की प्राचीर से कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। और यह गर्व है मुझे कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 7 साल से, और एक बार भी उन्होंने आज तक भेदभाव नहीं किया है कि गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में हिंदू के घर जाएगा कि मुसलमान के घर जाएगा। और वो सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया है, किसी के घर भी जाए। आपने धार्मिक बात करी। दूसरी बात देखिए, आप देखिए अमीर जी, ऐसा है कि एक सेकंड, मुझे लगता है चर्चा करने दीजिए। बहुत मैं सलमान खुर्शीद जी जैसे प्रवक्ता बैठे हों और वहां से आवाजें आए तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं होगा। दूसरी बात, महिलाओं को सम्मान मिले, ये हमारा संविधान कहता है। संविधान के ज्ञाता है सलमान जी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अधिवक्ता के तौर पे भी और एक नागरिक के तौर पे भी। आप मुझे बताइए, किसी में हिम्मत थी? शाहबानो का जजमेंट आया, पलट दिया गया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। और ये नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना के जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको उनका सम्मान दिलाया। ये धार्मिक राजनीति नहीं होती, ये संविधान के तहत राजनीति करना होता है। तीसरी बात जी सुन लीजिए, अब आपने ऐसा प्रश्न, बस मैं कम समय में अपनी बात पूरी करूं। तीसरी बात, इस बात पे गर्व है मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि हम हर नागरिक को बराबर मानते हैं। मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कोविड के समय में उनके पिता का देहांत हो गया। एक पुत्र के लिए इससे बड़ी संकट की घड़ी नहीं हो सकती।
वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तत्पर लगे रहे और उन्होंने सेवा करी, क्योंकि वो इसे अपना परिवार मानते हैं। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1800 घर थे गांव शामली में, और 5 लाख रुपया उनको दिया जाए जो मुसलमान और हिंदू नहीं, तो आप दर्द में भी अगर मुस्लिम और हिंदू देखेंगे तो इस राजनीति को धिक्कार है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि सब नागरिक बराबर। खुर्शीद साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबको एक नजर से देखते हैं और विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। कांग्रेस में भी पिछले 2-3 साल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गुजरात के चुनावों से हमने वो बदलाव देखा। राहुल गांधी वहां पे शिव भक्त हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय यूपी की इंचार्ज है, वो भी मंदिर मंदिर जा रही है। क्या आपको लगता है कि सियासत में हिंदुत्व कांग्रेस की भी अब मजबूरी बन गई है? देखिए, पहले एक बात मैं स्पष्ट करूं जी कि अगर मुझे मस्जिद जाने का अधिकार है, जो कि है जी, नमाज पढ़ने का अधिकार है, और मेरे लोग, मेरी बिरादरी के लोग, मेरे दोस्त, मेरे साथी ये समझते हैं कि अगर मैं ये करता हूं तो मैं सही हूं, कि सिर्फ पैसा कमाना, राजनीति करना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। तो ये कैसे कहा जाए, कैसे कहा जा सकता है कि अगर कोई हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, किसी पार्टी में क्यों ना हो, तो वो मंदिर जाता है तो वो दिखावा कर रहा है? क्या उसका अधिकार नहीं है मंदिर जाने का? ये बात कैसे इस देश में उठ रही है कि एक मंदिर जाए तो अच्छी बात है, दूसरा मंदिर जाए तो अच्छी बात नहीं है, एक नमाज पढ़े तो अच्छी बात है, दूसरा नमाज पढ़े तो अच्छी बात नहीं है। अरे जो मंदिर जाता है इस देश में, मैं तो ये कहता हूं कि हम एक दूसरे के मजहब से जुड़ें, ताकि कभी मैं भी मंदिर जाऊं, कभी तुम भी मस्जिद आओ। मैं तो ये कहता हूं। तो ये किस बात का झगड़ा यहां है कि कोई मंदिर जाता है? मैं कहता हूं कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए, सारे निर्णय हम ले लें और ये ले लें कि कौन, किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था सही नहीं है। जी, भगवान पे भी तो छोड़ दीजिए, भगवान किसी की आस्था मानता है नहीं मानता, उस पे भी छोड़ दीजिए। खुशी से मैं कुछ फैक्ट्स को कोट करना चाहता हूं। इनकलाब अखबार है, उर्दू का बड़ा अखबार है, उसमें खबर छपी कि राहुल गांधी ने जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी मीटिंग में बोला, हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन गुजरात के चुनावों में बोला गया कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, फिर बोला गया शिव भक्त है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स, जिसे हम कहते हैं कि मौका देखकर खेल खेलना, वो भी एक्सपोज हो रहा है धीरे? देखिए, दो बातें हैं। अगर एक्सपोज हो रहा है तो हो रहा है, डेमोक्रेसी में हर चीज होती है। जो कोई अच्छी बात मानी जाती है तो उसका स्वागत होता है, किसी बात को फरेबी माना जाता है तो उसको ठुकरा दिया जाता है। लेकिन जो आपने बात पूछी, जो आपने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के संदर्भ में बात कही, वो अखबार में निकला होगा। मैं वहां था, मैं उन लोगों को ले गया था, और वहां पर ऐसा राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। बहुत कुछ बड़ी अच्छी बातें कही। क्या कहा था? मैं बताता हूं क्या कहा जी। वहां पर एक साहब ने कहा कि राहुल जी आप ये अब आप भूल जाइए। वो खुद मुसलमान है, मुसलमान की हैसियत से वहां गए हैं और कह रहे हैं कि राहुल जी अब आप ये छोड़ दीजिए, ये मुसलमान की बात मत करिए, आइए कुछ और बात करें। तो राहुल जी ने सिर्फ ये कहा कि आप डरते हो क्या? आप डरते हो? मुसलमान हो तो मानो कि मुसलमान हो, हिंदू हैं तो मानो कि हम हिंदू हैं। किसी ने कहा कि राहुल जी आप ये जो जगह जगह जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो ये क्या संदेश दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ी अजीब बात है, मैं मंदिर में जाता हूं आपको संदेश मिल जाता है, और मैं मजार पे जाता हूं तो आपको संदेश नहीं मिलता है। मैं तो हर जगह वहां जाता हूं जहां मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता मुझसे कहते हैं कि यहां जाना है। और जो लोकतंत्र में अगर लीडरशिप दिखाना चाहता है तो उसे हरेक के साथ जुड़ना होगा। उसको मथुरा में जाकर भी पूजा करनी होगी, अर्चना करनी होगी, और वो ईद बकरीद पर लोगों से गले भी मिलेगा, ऐसा करना होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों धर्म की बात हो रही है। चलिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि देश में सब हम दोनों को एक मान ले ना मान ले, आपने सबने हम दोनों को एक मान लिया, ये बहुत बड़ी बात। जी,
मेरा निवेदन है कि पैनलिस्ट अपनी बात कहने में सक्षम है तो किसी के बीच में ना बोला जाए। गौरव, सलमान खुर्शीद साहब ने बात की कि देश तो सबको साथ लेके चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन फिर जब भी चुनाव आता है, अब बंगाल का चुनाव है, तो अब आप लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदुत्व विरोधी है, जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए सलमान जी क्योंकि विधिक ज्ञाता है, मैं इतना ही कहूंगा कि देश को संविधान दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों ने दिया, और सीए का कानून पारित होता है। शाहीन बाग में एक प्रदर्शन होता है, सर्वोच्च न्यायालय 3 बातें बड़ी कहता है। पहली बात, हिंसा नहीं हो सकती। दूसरी बात, आप किसी भी सार्वजनिक रोड को बंद नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, डेजिग्नेटेड साइट्स पे ही होगा। कांग्रेस के तमाम नेता वहां गए, शायद सलमान जी भी गए हों। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या देश का कानून गली मोहल्ले पार्क में बनेगा या सर्वोच्च न्यायालय उसको तय करेगा कि संवैधानिक है कि नहीं, और संसद तय करेगी? दूसरी बात, ये क्यों होता है मैं आपको बताऊं। अब्बास सिद्दीकी, देखिए कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास आज ना नेता है और ना नीति है और ना सोच है। अब्बास सिद्दीकी वो व्यक्ति है, और सलमान जी यहां बैठे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी बात से सहमत होंगे, जिसने कहा था ये तो आप उनको डिसाइड करने दीजिए। नहीं, मुझे यकीन है, हो सकता है मैं गलत हूं। जैसे ये मेरी बात से सहमत हैं, वैसे मैं आपकी बहुत सी बातों से सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश के गुलदस्ते में खुशबू अगर मुसलमान की है तो हिंदू की है, सिख की है, ईसाई की, इस बात से मैं सहमत हूं। और संविधान पे जो मैं बात करूंगा तो 2 वकील हमेशा सहमत होंगे अगर संवैधानिक बात करूंगा। और इसीलिए आज मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, केवल संविधान की बात करूंगा। और ये देश मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में संविधान का पालन कर रहा है, ये बात मैं उठाना चाहता हूं। और इसी यकीन से मैंने कहा आप सहमत होंगे। अब आप मुझे बताइए, अब्बास सिद्दीकी, उसने कहा ये कोविड आया, या अल्लाह 50 करोड़ हिंदू मरेंगे, कबूल करो हमारी दुआ। अगर अब्बास सिद्दीकी कोई पुजारी भी होता और वो कहता ना मेरे देश के 20 करोड़ मुसलमान मर जाएंगे, लानत है ऐसे मौलाना पे या पुजारी पे जो एक धर्म के लोगों के लिए कहे कि वो मर जाएंगे क्योंकि वो पहले भारतीय हैं। और ये चीज हमें सीखनी होगी जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाई है। तीसरी बात, हम लोग कहते हैं कि जो बाहरी है, जो घुसपैठिया, उसे बाहर फेंक देंगे। वो नागरिक नहीं है देश का, कानून के पालन करते हुए बाहर फेंक देंगे। अभी आपने आईएसएफ की बात करी, उसी पे रहते हैं। अब्बास सिद्दीकी की मैं चाहता हूं खुर्शीद साहब उस पर बोले भी। मैं ये बात पूरी कर दूं, दोनों का आप उत्तर ले लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उठा रहा हूं। जी, आप मुझे ये बताइए, रोहिंग्या बाहर से आते हैं, वो गैर नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, उनको बाहर भेजना कानून हमारा कहता है। और जो नागरिक हैं हम लोग, जब वहां जाएं तो कहा जाए आप बाहरी हैं। अपने देश की भूमि पे मैं बाहरी कैसे हो सकता हूं? और मैं यहां बैठा कह सकता हूं, अगर कंकड़ भी उछल के आएगा, पत्थर तो छोड़ दीजिए सलमान खुर्शीद जी पे, तो अपनी जान दे देंगे हम भाजपाई, जिनको आप दुश्मन समझते हैं, विरोधी नहीं। इस सोच को कांग्रेस को बदलना हो। खुर्शीद साहब, अब्बास सिद्दीकी की बात करी गौरव भाटिया ने, और आपकी पार्टी में भी आईएसएफ के साथ जो गठबंधन हुआ है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ जो गठबंधन हुआ है बंगाल में, उसको लेकर काफी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक तरफ तो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, यानी सबको साथ लेके चलना चाहिए, दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी पार्टी के साथ समझौता करते हैं बंगाल का चुनाव में, क्योंकि वहां पे 30% मुसलमान है, उस वोट बैंक को पाने के लिए? देखिए, हर परिप्रेक्ष्य में जो फैसला होता है उसको समझाने की आवश्यकता होती है। और मैं मानता हूं कि कोई भी निर्णय हम लें, और हम अकेले नहीं, जब ये निर्णय ये लेते हैं तो कोई ना कोई उचित सवाल उठता है और उसका जवाब देना चाहिए। और मैं दे सकता हूं जवाब, यहां ट्रिपल तलाक का मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन फिर ये लेक्चर हो जाएगा ट्रिपल तलाक पे। मैंने पूरी किताब लिखी है, वो आप पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि ट्रिपल तलाक में क्या हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि समस्या ट्रिपल तलाक की नहीं है, कोई ट्रिपल तलाक नहीं चाहता है। समस्या है तलाक होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, कि 20 साल नाक रगड़ रगड़ के किसी को अपने संबंध समाप्त करने चाहिए या तलाक की व्यवस्था को इस्तेमाल करना चाहिए। ये 2 अलग विषय हैं। इस विषय पर कानून क्या कहता है
और हम क्या समझते हैं? तलाक तो बाकी धर्मों में भी होते ही है। किसी धर्म में नहीं है। नहीं, तलाक कानून से लिया जाता है। बात तलाक सुनिए, हिंदू में भी तलाक होते हैं, हिंदुओं क्रिश्चियंस में भी होते हैं, पारसियों में भी होते हैं, जैन में भी होते हैं। हिंदू धर्म में तलाक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के रिफॉर्म के बाद पर भारत के संविधान में तलाक अरे है। तलाक है, लेकिन आप प्लीज पता कर लीजिए 20-20 साल तक तलाक नहीं मिलती है। अगर तलाक सही है तो रखिए, सही नहीं है तो मत रखिए, लेकिन वो तो अलग बात है ना। लेकिन ये सिर्फ झंडा दिखा के कि हमने तलाक खत्म कर दी है, उससे काम नहीं चलेगा। इस पर संजीदगी के साथ हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत हो, ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत ना हो। सवाल इस बात का आता है कि कहां पर आप ये फैसला करते हैं कि किसको आप डाइल्यूट करें। लोग हैं, कोई आक्रोश में होता है, हम ये कहें कि इससे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आक्रोश में है, हम बात नहीं करेंगे, या उसको समझाकर बुझाकर ठंडा करके उससे बात की जाए, तो आप पर ये इल्जाम लगेगा कि आप तो यार बदतमीज लोगों से बात करते हैं। लेकिन रोहिंग्या का मैं बता दूं, रोहिंग्या हो या कोई और हो, हम पूरे विश्व में ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से माने जाते हैं कि हमारा उदार मन है और भारत ने हमेशा लोगों को रिसीव किया है। अपने ऊपर खतरा लेकर तो लोगों को रिसीव नहीं कर लेकिन सकते। अगर खतरा है तो अगर अपने आप से भी खतरा है तो उसको दूर करो, अपने आप से भी खतरा है तो उसको दूर करो। ये मत कहो कि बाहर का है तो इसलिए उससे खतरा है, लेकिन बाहर का आना चाहिए ना आना चाहिए, इस पे अलग बात हो सकती है। रोहिंग्या को म्यांमार जगह नहीं दे रहा, चाइना जगह नहीं दे रहा, बांग्लादेश जगह नहीं दे रहा। मान गया, हमारा मैं मान गया थोड़ी है। तो मैं मान गया। हमने चाइना के यहां से तिब्बती लोग यहां आए हैं, उनको हमने जगह दी है जी, उनको भी बाहर कर दें, उन्हें भी बाहर कर दें। क्या हम दलाई लामा से कहें कि आप जाएं? नहीं, दलाई लामा देश के लिए खतरा नहीं है ना। नहीं, खतरा नहीं, तो फिर ये कहिए कि बाहर और अंदर की बात नहीं है, सिर्फ खतरे की बात है। अगर मैं खतरा हूं तो मुझे भी फांसी दे दीजिए, और ये खतरा है। आप तो नेता है कांग्रेस के, आप कैसे खतरा है? ऐसा नहीं, अगर मैं नेता हूं या कुछ भी हूं, अगर मैं खतरा हूं तो मुझे फांसी दीजिए, मेरे साथ कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये मत कहिए क्योंकि तुम बाहर के हो इसलिए खतरनाक हो। लेकिन बाहर वाला अगर आकर हमारे घर में एक मुसीबत क्रिएट करता है तो बाहर वाला ना आए, लेकिन किसको कहां कब कैसे वापस करना है वो सोचना चाहिए। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे जो दीवारें बना रहे थे मेक्सिको के सामने कि कोई ना आ सके मेक्सिको से। नए राष्ट्रपति आए, उन्होंने वो दीवार खत्म कर दी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये नया राष्ट्रपति जो है देशद्रोही है, ये नहीं कहा। ये तो गौरव भाटिया इसका बेहतर जवाब देंगे। गौरव जी, देखिए, अभी सलमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश में ट्रिपल तलाक या तलाक होते होते 20 साल लग जाते हैं। तो सलमान जी, ये तो निर्भर करता है कि कैसा वकील आप हायर करेंगे। सलमान जी को करिए, 1 साल से कम में हो जाएगा। वकील अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। ये एडवर्टाइजिंग अलाउ नहीं है एक दूसरे को। देखिए, मेरा जो कर्तव्य है, मैं आपका जूनियर हूं। पहले ये ब्रीफिंग काउंसिल थे, ये केस भेज सकते थे। अब ये भी सीनियर काउंसिल हो गए, अब ये केस भेज नहीं सकते, इनको अपने पास रखना होगा। अगर अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य आएगा तो वो झुकेगा जरूर, और ये भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, इसलिए मैं झुका। लेकिन अब मैं 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले, सलमान जी मंत्री रहे, देश ने उनको बहुत सम्मान दिया है, प्यार दिया है। मैं समझता हूं जब आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव थे 2012 में, संविधान के आप ज्ञाता हैं, और ये तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस सिखाती है। एक वक्तव्य था कि मुसलमानों को 9% आरक्षण देंगे। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन यह कहा गया। आपने राहुल गांधी के वक्तव्य को बताया कि हम एक मुस्लिम पार्टी हैं। मुझे इससे आपत्ति है, इसलिए नहीं कि मुझे मुस्लिमों से दिक्कत है, मुझे इसलिए इससे आपत्ति है कि हमारा संविधान कहता है सब बराबर हैं और वो तार-तार होता है। और तीसरी बात, मुझे यह भी याद है कि सोनिया गांधी के बहुत बड़े एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। इंस्पेक्टर शर्मा के लिए नहीं थे जिसने शहादत दी, लेकिन आंसू थे आतंकवादियों के। मालूम है क्यों? क्योंकि आतंकवादियों का भी धर्म ढूंढ लिया जाता है अमीर जी, और इसीलिए
ये जो सांप्रदायिक राजनीति है इसका खात्मा करना आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस राह पे चल रही है, अटल, और कोई उसे झुका नहीं सकता। सलमान खुर्शीद साहब, बीजेपी का आरोप है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो कांग्रेस ने ही करना सिखाया। आतंकवादियों का धर्म ढूंढा, बाटला हाउस पे बयान दिया, और उसके अलावा भी याकूब मेमन की बारी जो कुछ हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, आईएसएफ के साथ समझौता भी वही है। इसमें एक बुनियादी प्रॉब्लम है, इसलिए कि ये माना जाता है कि कोई फायदा है तुष्टीकरण में। तो कांग्रेस पार्टी की जो आज जो व्यवस्था है उससे तो नहीं लगता है कि तुष्टीकरण से फायदा होता है। जिसकी व्यवस्था इस वक्त बड़ी मजबूत है वो जवाब दे कि तुष्टीकरण का फायदा होता है कि नहीं होता है। तुष्टीकरण से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं किसी के लिए सच्ची बात कहनी है तो वो तुष्टीकरण के नकाब के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। अब मैं इतनी बात बता दूं कि मैंने इनसे कभी नहीं पूछा कि राहुल गांधी जी के पिताजी का जब देहांत हुआ था, जब उनको असैसिनेट किया गया था, तो आपके यहां कोई था जिसने कहा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए? हमने नहीं सुना कि राजीव गांधी के लिए किसी की आंखों में आंसू आए हों। इनके यहां, हमारे यहां तो लोग रोए थे। इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ, हमने नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो अटल जी को छोड़कर किसी ने कहा हो कि हमारे आंखों में आंसू आ गए। इंदिरा जी से हमारा विरोध था, लेकिन जिस तरह से बर्बरियत से इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, हमारी आंखों में आंसू आ गए। इंसान में कब आंसू आते हैं, परिप्रेक्ष्य समझा करें। क्यों आते हैं, सच्चाई क्या है, क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, इसको समझा करें। और अगर किसी को झूठे ही बुरा कहना है तो कुछ होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ गौरव भाटिया नहीं कह रहे, बीजेपी नहीं कह रही, योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे, केशव मौर्य ये नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। आनंद शर्मा ने बोला आईएसएफ के साथ समझौता सिलेक्टिविज्म है। मतलब आपने उनका ट्वीट देखा होगा। देखिए, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सुना होगा। सुना है, कुछ फैसला हुआ है, हो सकता है मैं उस फैसले से सहमत ना हूं, हो सकता है। आप है कि नहीं है? अगर मैं नहीं जानता, देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ समझौता होता तो मैं उस पर बोलता। मैं बंगाल में यहां बैठे बैठे बोलूं तो वो सही नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है कि हम अगर सहमत नहीं है तो अपनी बात तो कहते हैं। तो आनंद भाई से मैं इतना ही कहूंगा, तुम तो बोल रहे हो खुलकर, तो फिर क्यों कह रहे हो कि डेमोक्रेसी नहीं है? खुल के बोल रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? तुम अभी यहां पर मेरे साथ कमेटी में हैं, वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में मेरे साथ हैं, और वो खुलेआम बोल रहे हैं वो बात जो साधारणता लगती है कि वो पार्टी के निर्णय के विरोध में है, तब भी डेमोक्रेसी है बोल रहे हैं। माफ करिए, ये मैंने बीजेपी में नहीं देखा किसी को ये कहते हुए कि मैं बहुत जानता हूं लेकिन मोदी ये गलत कर रहे हैं। या तो मोदी भगवान हैं, कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, या फिर कभी कोई कहता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अब चीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ चीन के साथ, लेकिन हमको यही कहना है कि जो हुआ वो ठीक हुआ, कि इस पार्टी में रहना है। हाँ जी, हाँ जी। आपको भी लगता है कि यार प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं, जैसे राहुल गांधी कहते हैं हर बार? नहीं, देखिए, जो राहुल जी कहते हैं वो राहुल जी कहते हैं। मुझसे आप ये पूछिए कि आप इसको विस्तार से बताइए कि चीन के साथ जो आप राहुल जी को डिफेंड नहीं करना चाहते? नहीं, मुझे राहुल जी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे नेता हैं भाई जी। मैं तो राहुल गांधी मुझे डिफेंड करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ गलत बोल जाऊं तो उसको डिफेंड मुझे राहुल जी से अपने आप को कराना पड़ेगा। और एक दफा मैं अपने आप को मैं इसको गौरवशाली अपने आप को समझता हूं कि एक बार मैंने कुछ बात अलीगढ़ में कही थी, इस संदर्भ में कही थी कि हमारे इतिहास में क्या कुछ नहीं हुआ है, और इसलिए मैंने कहा था कि हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसको तोड़ मरोड़ के अखबार में लिखा गया कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरे हाथ पर खून है मुसलमानों का, ऐसे लिख दिया गया। मैं क्यों कहूंगा कि मेरे हाथ पर खून है? मेरे कपड़ों पर खून है, मैंने कहा था, मेरे हाथ पे नहीं। लेकिन बहरहाल ऐसा कह दिया। मुझे गर्व इस बात का है कि खुले मैदान में हजारों की संख्या के ऊपर राहुल गांधी ने खड़े होकर ये कहा था। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि सलमान जो कह रहे हैं उनको कहने का अधिकार है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, ये उन्होंने कहा था। मैं जब उनके पास गया तो मैंने कहा राहुल जी, कोई नेता ऐसी बात कहता नहीं है,
आपने क्यों कह दिया? तो मुस्कुराए और कहा कि कभी कभी ऐसी बात कहनी पड़ती है, लेकिन सलमान ये बातें हम लोग कह जाते हैं, मैं भी कह जाता हूं, और फिर उसका बतंगड़ बन जाता है, बड़ी मुसीबत होती है। फिर कोई इलेक्शन लड़ने वाला कहता है कि साहब मेरा इलेक्शन बिगड़ जाएगा। तो हमको थोड़ा सा समझदारी से कहना चाहिए। ठीक है। गौरव, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास फ्रेंचाइजी है हिंदुत्व की, और उनको लगता है कि बाकी सब तो विरोधी है, अखिलेश यादव विरोधी है, सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी विरोधी हैं, ममता बनर्जी विरोधी हैं, सब विरोधी हैं, अगर कोई पक्षधार है तो वो गौरव भाटिया और उनकी पार्टी है? देखिए, सबसे पहले तो आपने हिंदुत्व पे पूछा। हिंदुत्व संभालेगा भारतीय जनता पार्टी की सोच को, हर हिंदू की सोच को। इतना विराट है, इतना बड़ा है, और हमारे पास कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। लेकिन मन में एक सवाल आता है, जरूर पूछ लेता हूं, ऐसा क्यों हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान भी दे देते हैं भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन एक और पार्टी है अपने आप को सेक्युलर बताती है और कहती है भगवान राम काल्पनिक है। भगवान राम काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? किसने रोका था अखिलेश यादव को कि जब वो मौलानाओं को भत्ता दे रहे थे तो पुजारियों को भी भत्ता दे देते, जो अरदास पढ़ते हैं सिख उनको भी भत्ता दे देते? एक अच्छा उदाहरण जाता। तो इसलिए किसी की भपौती नहीं है, लेकिन हां, हिंदू अस्मिता के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हम आगे भी खड़े रहेंगे कि अपनी अस्मिता के लिए लड़ने के लिए। ये मतलब नहीं है किसी और की अस्मिता को कुचलो, खुद की अस्मिता के लिए खड़ा होना, यही सबसे बड़ा लक्षण है कि आप में आत्मसम्मान है, और यह आवश्यक है। दूसरी बात, सलमान जी ने कहा कि आंसू नहीं आएंगे, तो पहले तो अर्ज कर दूं, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। अगर आंखें नम नहीं हुई, पुलवामा का हमला हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 40 ताबूतों के सामने खड़े थे, बहुत सी आंखें नम थी, कुछ ने आंसू रोक लिए थे, लेकिन वो 40 ताबूतों का जो बोझ था ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। और तब कह दिया जाए कि मोदी जी डरे हुए हैं होम ग्रोन टेररिज्म, क्योंकि चीन की भी बात करी तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो घुस के ठोका पाकिस्तान को, और चीन की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ गलत आंखों से देख ले। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारी वीर सेना है, हम पाकिस्तान और चीन को एक साथ जवाब देना जानते हैं, ये हमारी मजबूती है। तीसरी बात, एक सवाल है, एक राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है, मैं चाहता हूं गौरव भाटिया इस पर आप अपनी राय दें। आरएसएस ने अपने स्कूलों के जरिए हमला शुरू किया है, जैसे पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामवादी अपने मदरसों का इस्तेमाल करते हैं, काफी कुछ उसी तरह से आरएसएस अपने स्कूलों में एक खास तरह की दुनिया दिखाता है। कोई ये नहीं पूछता कि आरएसएस का पैसा कहां से आता है, ये सैकड़ों रुपए उन्हें कहां से मिलते हैं हजारों स्कूल चलाने के लिए। यानी ये बड़ा आरोप है, पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्कूलों से आरएसएस के शिशु मंदिर की तुलना की गई है। गौरव भाटिया, देखिए, आरएसएस के बारे में मैं यही कहूंगा, आत्मसमर्पण की भावना से, जिसने देश से कुछ लिया नहीं है, सिर्फ दिया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आपदा आई हो तो सेवा करना हो, उसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर देना अपने आप में देश का अपमान है, केवल आरएसएस का नहीं। और एक बात आप मेरी समझ लीजिए जो बड़ी आवश्यक है, इनके नेता आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी क्या कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ये विरोधाभास। आईएसएफ से समझौता कर रहे हैं, लेफ्ट के साथ है बंगाल में, लेकिन केरल में लेफ्ट के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, ये विरोधाभास है। और हर जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस आज बैसाखियों पे चल रही है। जी, राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब भी वो कैंपेन करते हैं तो ये वाकई सच्चाई है कि वो हमारी पार्टी के ही स्टार कैंपेनर बन के करते हैं कैंपेन। हमें कोई दिक्कत नहीं कि बहन डुबकी लगा रही है गंगा में, वो समुद्र में कूद रहे हैं और पार्टी कहां जा रही है, ये हम सबको पता है। ये सलमान जी, एक सवाल निश्चित तौर पर अगर मैं नहीं पूछूंगा तो ये नाइंसाफी होगी दर्शकों के साथ भी। कांग्रेस की स्थिति, जिस स्थिति में आज की तारीख में कांग्रेस है, G23 अलग राग अलाप रहा है, ग्रुप 23 जिसको नाम दिया गया है, लगातार आप देख रहे हैं
गुजरात में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस लगातार स्ट्रगल कर रही है, अभी पुडुचेरी में सरकार थी वो चली गई हाथ से। क्या कहना चाहते हैं इन हालातों पर आप? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए समझ में नहीं आता कि अगर मेरे पास अगर जवाब ये होता कि हम पार्टी की स्थिति में कैसे परिवर्तन लाएंगे और पार्टी कभी जिस उरूज पर थी वैसे हम कैसे ले जाएंगे, अगर मेरे पास ऐसा जवाब होता तो मैं यहां क्यों बैठा होता? मैं वहां पर लोगों को बता रहा होता हमें ये करना है। लेकिन आपने जो कहा है उसमें क्या कुंठा है या उसमें एक खुशी है, हर्ष है कि ये कह रहे हैं कि एक डुबकी लगा रहे हैं, एक दूसरी जगह जा रही हैं, एक्सेट्रा। तो इन्हें क्या तकलीफ है? अगर इनके हालात अच्छे हैं उनकी वजह से तो उन्हें रहने दें, इनको क्या तकलीफ है? इनको इनकी ऐसी मार्मिक सोच है कि हम कांग्रेस का शुद्धिकरण करेंगे, हम कांग्रेस को एक अच्छा नेता देंगे। अगर ये बात मैं भी मान लेता तो मैं इनसे अभी नंबर मांग के कहता कि शाम को चलो बात करते हैं। जो हमारे लीडर, आपको लगता है जो हमारे पास लीडर्स हैं हम उनसे खुश हैं, तो इनको क्या कष्ट है, यानी क्या तकलीफ? मैं बता सकता हूं? बदलना चाहते हैं। जी 15 सेकंड। हाँ। बिल्कुल आखिरी समय। देखिए, लोकतंत्र की एक खूबी है, सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों की बड़ी अहम भूमिका होती है और ये सलमान जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और जब विपक्ष कमजोर पड़ता है तो हमारा लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। और एक बात और कह दूं, जहां जाए वैसा भेष हो जाए, ये आपकी सोच नहीं हो सकती जो कांग्रेस पार्टी की आज सोच है। दक्षिण भारत में कह देते हैं कि उत्तर भारतीय जो है सतही राजनीति करते हैं, इनमें परिपक्वता नहीं होती। आज मैं उत्तर भारत में बैठा हूं, मुझे गर्व है कि देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दिए हैं तो उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। और उत्तर भारत में बैठ के कहता हूं, दक्षिण भारतीयों पे मुझे गर्व है क्योंकि संतोष बाबू जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए हमारी धरती के लिए, वो दक्षिण भारत से थे, वो भारत। सलमान जी, आखिरी पॉइंट ये जो बोला, ये उत्तर वर्सेस दक्षिण क्यों करा राहुल जी ने केरल में जाकर? उत्तर वर्सेस दक्षिण नहीं है, वहां जाकर उन्होंने कोई चीज वहां के लोगों में देखी, उसको उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा होता है। देखिए, ऐसा है, क्या आपको लगता है ये ऑडियंस सतही है? उन्होंने तो यही बोला कि उत्तर भारत के लोग सतही हैं। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की सोच माइक का थोड़ा कुछ अलग है, यहाँ के लोगों की सोच कुछ अलग है। और वो मुझे इसलिए दिखी कि मैं ज्यादा उत्तर भारत में रहता था, मुझे ये चीज नहीं दिखती थी, आज ये दिखी है तो मैं इसको कह रहा हूं। लेकिन इन्होंने दो बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि विरोधाभास, इन्होंने कहा जहां गए वहां वैसे हो गए। और आज किसके साथ कौन है, तो कौन हमारे साथ है, कौन आपके साथ था? शिवसेना इनके साथ थी, आज इनके साथ नहीं है। आज इनके साथ नहीं, हमारे साथ आए तो बुरे हो गए, इनके साथ थे तो वो बहुत अच्छे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग है, अल्ट्रा राइट विंग पार्टी आपके साथ है, केरल में मुस्लिम लीग भी आपके साथ है। इसीलिए हम कह रहे हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस देश में बेकार की लकीरें मत खींचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेशन में इतना ही समय है गौरव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सेशन के लिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बंगाल के अंदर हिंसा, बम का खेला हो रहा है? देखिए, दीदी ने बोला था खेला होबे का तात्पर्य यही है कि वहाँ गोली चलेगी, वहाँ बम चलेंगे, वहाँ पर पोलिंग बूथ का कब्जा होगा, वहाँ टीएमसी के ड्रोन्स किसी भी आम आदमी को वोट डालने नहीं देंगे, उनके वोट डल जाएंगे। ये सब वहाँ पर होता आया है। और जैसा कि मैं पंचायत का चुनाव बताऊंगा, पिछली विधानसभा का चुनाव बताऊंगा आपको, कि आप किसी से भी चलते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपने वोट डाला, तो कहेगा नहीं मैं वोट डाला नहीं। फिर वोट कैसे डल गया? तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 70 से ऊपर होता है बंगाल में। 10, 20, 25% लोग वोट डालने जाते हैं, बाकी सब टीएमसी के गुंडे कब्जा करते हैं और वोट डाल देते हैं। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इस समय सर चढ़ के बोल रहा है। उनका यह मानना है कि वो बंगाल तो जीत रही है और उसके बाद वो दिल्ली जा रही है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। देखिए, 2 मई को परिणाम आ जाएंगे और आपके मुंह से ही हम सुनेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। पर ये जो अहंकार है, ये जो अति आत्मविश्वास है, जो अहंकार है ममता जी का, ये चूर कर देगी जनता। क्योंकि अहंकार किसी का भी नहीं चला, रावण का भी अहंकार नहीं चला। पर ये है मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और देश की नजर जिस राज्य पे है, बंगाल के प्रभारी कैलाश जी, अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका। मैं आपसे जान रहा हूं क्यों भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बंगाल के अंदर
हिंसा, बम का खेला हो रहा है। देखिए, दीदी ने बोला ना खेला होबे का तात्पर्य यही है कि वहाँ गोली चलेगी, वहाँ बम चलेंगे, वहाँ पर पोलिंग बूथ पे कब्जा होगा, वहाँ टीएमसी के गोंस किसी भी आम आदमी को वोट डालने नहीं देंगे, उनके वोट डल जाएंगे। ये सब वहाँ पर होता आया है। और जैसा कि मैं पंचायत का चुनाव बताऊंगा, पिछली विधानसभा का चुनाव बताऊंगा आपको, कि आप किसी से भी चलते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपने वोट डाला, वो कहेगा नहीं मैं वोट डाला नहीं। फिर वोट कैसे डल गया? तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 70 से ऊपर होता है बंगाल में। 10, 20, 25% लोग वोट डालने जाते हैं, बाकी सब टीएमसी के गुंडे कब्जा करते हैं और वोट डाल देते हैं। ये टीएमसी का इतिहास रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर लेकिन कैलाश जी एक चीज, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली, तब तो पब्लिक ने वोट डाला था। टीएमसी को 22 मिली, तब तो पब्लिक ने वोट डाला था। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। उस वक्त पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में इतना सेंट्रल फोर्स लगा था। सेंट्रल फोर्स यदि नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग चुनाव जीत पाते। और अभी भी यदि चुनाव आयोग सेंट्रल फोर्स का उपयोग नहीं करेगा तो चुनाव कोई भी नहीं जीत सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्वों की सरकार है जो कि ममता जी के संरक्षण में यहाँ पर काम करती है। यहाँ सिंडिकेट राज है जो कि ममता जी के संरक्षण में काम करता है। यहाँ कट मनी लेने वालों का राज है जो ममता जी के संरक्षण में और उनके भाइयों के संरक्षण में काम करता है। एक पैरेलल सरकार है यहाँ पर असामाजिक तत्वों की, जिसको कि सिंडिकेट राज कहते हैं। लेकिन देश के अंदर कहीं नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह, आपने बोला सेंट्रल फोर्सेस नहीं आएंगी तो यहाँ पे कोई चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है, देखिए सेंट्रल फोर्सेस को लाकर बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का भी यही आरोप है। इसको आप कैसे लेते हैं? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका बंगाल में भी बड़ा इंटरेस्ट है, इससे ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2011 के चुनाव में ममता जी ने खुद इलेक्शन कमीशन से जाके कहा था कि सेंट्रल फोर्स दीजिए। देश के उसके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे कहा था कि लोग वोट डाल सके, ऐसा वातावरण बनाए। और उस चुनाव में सेंट्रल फोर्स लगा, सीपीएम की सरकार थी, लोग निर्भीक होकर वोट डाल सके। जब सीपीएम की सरकार गई और ममता जी गद्दी पर बैठी, ममता जी जैसे गद्दी पर बैठी तो वो सेंट्रल फोर्स का विरोध करने लग गई। अब उन्होंने वही टैक्टिस जो सीपीएम वाले करते थे, जो पोलिंग बूथ पे कब्जा करते थे, जो वोट डालने नहीं देते थे, वो वाली टैक्टिस उन्होंने प्रारंभ कर दी। अब वो उनका विरोध कर रही है। देखिए, ये ममता जी का दोहरा चरित्र है। यही ममता जी 2005 के लोकसभा के अंदर घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने कागज फाड़कर लोकसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष के चेयर पर फेंक दिया था कि सीपीएम की सरकार घुसपैठियों को प्रवेश दे रही है और वोटर लिस्ट पे नाम लिखा रही है। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने घुसपैठियों को फिर से बुलाना चालू कर दिया और वोटर लिस्ट पे नाम लिखाकर अपना वोट बैंक बनाया। लेकिन ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र ऑन रिकॉर्ड है। कैलाश जी, मेरा एक आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल है और आप स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। ममता बनर्जी ने कलाईकुंडा में एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला बंगाल हम जीतने जा रहे हैं और बंगाल जीतने के बाद मैं 2024 की तैयारी करूंगी, बीजेपी को दिल्ली से हटा दूंगी, बंगाल में हराऊंगी, निस्तेनाबूद करूंगी और फिर दिल्ली से साफ कर दूंगी। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इस समय सर चढ़ के बोल रहा है। उनका यह मानना है कि वो बंगाल तो जीत रही है और उसके बाद वो दिल्ली जा रही है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। देखिए, 2 मई को परिणाम आ जाएंगे और आपके मुंह से ही हम सुनेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। पर ये जो अहंकार है, ये जो अति आत्मविश्वास है, जो अहंकार है ममता जी का, ये चूर कर देगी जनता। क्योंकि अहंकार किसी का भी नहीं चला, रावण का भी अहंकार नहीं चला और इसलिए अहंकारी व्यक्ति कभी राजनीति के अंदर सफल नहीं होता। ठीक, इसको आप अहंकार ले रहे हैं, लेकिन एक विश्वास भी हो सकता है। आपको विश्वास है आपकी 200 सीटें आएंगी, उनको विश्वास है कि वो सरकार बनाएंगे और उसके बाद दिल्ली से आपकी सरकार को हटाएंगी। ये विश्वास भी हो सकता है। ये अहंकार क्यों? आपकी 200 सीटें अहंकार नहीं, उनके जीतना अहंकार, ऐसा क्यों? उनकी जमीन खसक चुकी है और इसीलिए जो भी कुछ चल रहा है अभी, मैं ये नहीं कहता, मैं उनके चोट पर कोई मेरी शुभकामनाएं, वो जल्दी स्वस्थ हो, पर जो भी चल रहा है कुर्सी पर बैठकर, इससे सहानुभूति कभी भी नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखना, लोग सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने लगे तो जनता अब नासमझ नहीं है कि पूरे की पूरे रोड शो का वीडियो हो रहा है। वो घटना जिसमें 4-5 लोग आकर धक्का देके चले गए, वो घायल हो गई, उसका वीडियो ही नहीं है किसी के पास भी।
आप अंदाज लगा सकते हैं इसका? आप कितना कितना झूठ बोलेंगे? फिर पहले आपने कह दिया कि मुझे 4-5 लोग धक्का देके चले गए, दूसरी बार फिर दूसरे दिन बयान बदल दिया कि वो तो एक्सीडेंट है। इनके चीफ सेक्रेटरी ने जो इलेक्शन कमीशन को बयान दिया है उसमें ये कहा गया है लेकिन कोई हमला। लेकिन टीएमसी कहती है, ममता बनर्जी कहती है बीजेपी के लोग माहौल खराब कर रहे हैं। हालांकि आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले पर भी हमला हुआ, एक बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से घायल हुआ जिसको धर्मेंद्र प्रधान खुद अस्पताल लेके गए। ये भी घटनाक्रम यहाँ वहां पर हुआ है। किस तरह से देखते हैं आप कैलाश जी? यहाँ पर बम की फैक्ट्री है टीएमसी के नेताओं के हैं और मैं बहुत आरोप लगा रहा हूँ गंभीरता के साथ कि चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो चुनाव आम आदमी वोट नहीं डाल पाएगा। जिस तरीके से ममता जी के गुंडे अभी भी सक्रिय हैं और इसलिए सेंट्रल फोर्स, चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई प्रारंभ करें और चुनाव शांतिपूर्ण हो सके इसके लिए मतदाताओं को आश्वस्त करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रतिदिन बम फेंका जा रहा है। एक सांसद है वहां पर अर्जुन सिंह, उनके घर के पास भी 14 धमाके हुए हैं। कैसे लेते हैं आप पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भय का माहौल है। अगर इस तरह के बम फटेंगे, इस तरह से रैलियों पर हमला होगा, ममता बनर्जी कह रही है कि उन पे भी हमला हो रहा है, तो फिर लोग वोट डालने कैसे आएंगे? बम, हिंसा और ऐसा लग रहा है कि यही बंगाल चुनाव है। रात को 2 बजे जब घर में सब सो रहे थे 10-15 बम फेंककर लोग भाग गए, इसीलिए कि जब अर्जुन सिंह हमारे ताकतवर नेता है, जब उनके घर बम फेंक सकते हैं तो आम आदमी तो डरेगी से। तो डरने का जो एक डराने का या डरने का? डराने का। आम जनता डरे क्योंकि इतने बड़े नेता घर बम फेंक दिया तो आम जनता तो डरेगी ही। तो कुल मिलाकर भय और आतंक फैलाने की प्रक्रिया, मुझे लगता है कि इसको इलेक्शन कमीशन गंभीरता से लेगा और इसके अपराधियों को उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से चुनाव आयोग को चाहिए कि प्रश्न करे कि भाई ऐसे किसके धमाके। एक सवाल, ममता बनर्जी जो प्लान खेल रही है, जो चोट को लेकर, क्या आपको लगता है उससे उनको सिंपैथी वोट मिलेगा? क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है कई चुनावों के अंदर। देखिए 10 साल का कोई मुख्यमंत्री, 10 साल किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा, वह चंडी पाठ करके और ये कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, 10 साल बाद ऐसा कहने की जरूरत पड़ी? ऐसे क्या आपने कुकर्म किए 10 साल में कि आपको 10 साल बाद ये कहना पड़ रहा है कि मुझे चंडी पाठ भी आता है? आपने, कैलाश जी ये सवाल आप पूछ रहे हैं, आप लोगों ने मजबूर कर दिया। आप जय श्री राम के नारे लगवाते हैं उधर, उन्हें एंटी हिंदू दिखा रहे हैं, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा मैं हिंदू हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसलिए आपने तो उनको 30% मुसलमान वोटों के ब्रैकेट में बांध के रख दिया था। भाई हमने नहीं कहा, उनके कामों से हुआ। जब दुर्गा पूजा पे विसर्जन पर आप प्रतिबंध लगाएंगे और मुहर्रम के जुलूस को आप अनुमति प्रदान करेंगे, तो दुर्गा पूजा के समर्थक लोग हाईकोर्ट गए, दुर्गा विसर्जन हाईकोर्ट के आदेश से हुआ। आप समझ सकते हैं कि सरकार की उसमें कितनी किरकिरी हुई, ममता जी की कितनी किरकिरी हुई। ये तुष्टीकरण की नीति के कारण जो लगातार एक के बाद एक घटनाएं हुई, उससे 10 साल बाद उनको ये कहना पड़ रहा है। अरे सफल मुख्यमंत्री होते कहता है कि मैंने उद्योगीकरण कर दिया, 10 लाख लोगों को रोजगार दिलाया, मैंने इतने नए उद्योग चालू कर दिए, मैंने क्वालिटी एजुकेशन किया, मैंने इतने कॉलेज खुलवाए, मैंने इतने हॉस्पिटल खुलवाए। लेकिन देखिए आप तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप पे आरोप ये लगता है आप हिंदू अपीसमेंट कर रहे हैं। क्या आप लोगों को, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, कैलाश विजयवर्गीय आप इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट भी है बंगाल के। कैलाश जी आप हमारे साथ हैं? जी, कैलाश जी आप बंगाल में बीजेपी के प्रभारी भी है। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि वहां पर 30% मुसलमान वोट बैंक है। क्या जैसे आंकड़ों में कहा जाता है, हालांकि मुझे शब्द कहने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन कहा ऐसे ही जाता है, उस 30% मुसलमान वोट बैंक माना जा रहा है कि पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं टीएमसी की गिनती 22%, 25% से शुरू होगी। क्या बीजेपी को उसमें कोई अपना हिस्सा नहीं चाहिए? बीजेपी उनको उस वोट को चाहती ही नहीं है? नहीं मिलेगा। देखिए मैं बहुत साफ कह रहा हूँ कि हमारा जो नारा है मोदी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप नारा लगाएंगे जय श्री राम का, लव जिहाद की बात करेंगे आपके लोग आकर वहां पर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो। तो कोई भी कुछ भी कहे, पर लोगों को मोदी जी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पे विश्वास है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है तो रामलाल को मिल रही है, तो रमजान भाई को भी मकान मिल रहा है। आज यदि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का लाभ किसी राम प्यारी भाई को मिल रहा है तो रमजान भी को भी मिल रहा है। तो ये जो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम जो मोदी जी ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, 3 तलाक जैसा निर्णय लिया है, उससे बहुत सारे महिला जी मुस्लिम समाज की, वो मोदी जी को चाहती है, मोदी जी को वोट देना चाहती है।